स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स में। मैं हूं ज़ैद अहमद। आज हम लोग हमारे साथ जो है नांदेड़ के बहुत ही मारूफ और मशहूर एडवोकेट अरीबुद्दीन सर मौजूद है। अभी हाल ही में जो 3 नए क़ानून आए हैं, इसके ऊपर हम सर से चर्चा करेंगे कि ये क़ानून एक्चुअल में क्या है और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को, हमारे आम जनता को इस क़ानून के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो आज हम सर से यही डिस्कस करेंगे इस क़ानून के बारे में, क्या उसका डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि सर ये जो 3 क़ानून जो आए हैं, जो आदेश, जो गवर्नमेंट का आदेश ये है कि वो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं इंडिया में, तो सर वो क़ानून के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइएगा। अपने देश में 3 नए क़ानून इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहले ये क़ानून के नाम अब बदल गए हैं, पहले कुछ और नाम थे। जैसा इंडियन पेनल कोड जो आईपीसी था, उसका नाम बदल के बीएसए भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है, और एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी, ये 3 नए क़ानून इंट्रोड्यूस किए गए हैं और 1 जुलाई से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। और ये 3 क़ानून अगर आप देखेंगे तो तीनों भी क़ानून जो पुराने क़ानून हैं उससे तकरीबन 80% मिलते जुलते हैं। और इसमें किया क्या गया है कि जो सेक्शंस थे, जो कलम थे, वो कलमों को आगे पीछे शफल करके 80% पुराना जो कायदा है वो एज इट इज़ है, और उसके सेक्शन आगे पीछे कर दिए गए हैं। सर हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हमने देखा है कि कई राज्य में, हम दिल्ली में देखें कि कई एडवोकेट और वकीलों ने इस पर धरने आंदोलन किए हैं, तो सर इसकी क्या ख़ास वजह हो सकती है? अभी जो अब मैं बताया कि 80% वही है, उसके सेक्शन वगैरह इधर के उधर करके वर्डिंग्स वही है और गीस्ट ऑफ द लॉ भी वही है, मगर अब जो 20% का जो चेंज आया है वो चेंज पर्सनल लिबर्टी को जाके कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है, और इससे हिंदुस्तानियों की पर्सनल लिबर्टी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। इसलिए उसका धरना आंदोलन और ये केस का जो ये क़ानून का विरोध पूरे देश में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अब अगर मिसाल के तौर पर एक टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 113 BNS में ऐड किया गया है। ये जो पहले के आईपीसी में ये सेक्शन नहीं था। तो इसमें जो डेफिनेशन टेररिस्ट की दी गई है, वो डेफिनेशन टेररिस्ट की ऐसी है कि एक आम आदमी अगर भाषण भी दे दे तो वो टेररिस्ट के डेफिनेशन में आ जाएगा, जिससे गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये तो हिंदुस्तान का ट्रेजेडी है कि यहाँ की पुलिस निष्पक्ष नहीं होती है, और पुलिस की इसमें मनमानी बढ़ जाएगी, जिससे आम सिटीज़न को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होने के चांसेस है। और उसी तरीके से जो है ये जो इसका कार्य क्षेत्र जो है 113 का इतना बढ़ा दिया है कि उसमें पुलिस के हाथों में बहुत सारे पावर्स दे दिए गए हैं, जिसका पुलिस मिसयूज़ करके इनोसेंट लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर सकती है। उसी तरीके से एफआईआर जो है, एफआईआर में भी एफआईआर का जो पहले सेक्शन था 154 था, अब जो है 173 हो गया है। ये ओल्ड सीआरपीसी थी, अब जो है तो इसको BNSS कहा जा रहा है। तो उसमें जो है 7 साल की अगर किसी केस में सज़ा है तो वो केस में एफआईआर करने के बजाय वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पुलिस इंचार्ज या पुलिस स्टेशन 14 दिन के लिए केस इंक्वायरी पे रख सकता है। अगर इंक्वायरी पे रख सकता है तो मोनोपोलेशन और माल प्रैक्टिस पुलिस की तरफ से बढ़ जाएगी, इसका भी इसमें ख़तरा है। और डायरेक्ट एफआईआर नहीं होने की वजह से जो इफेक्टेड पर्सन है, जो विक्टिम है, उनको न्याय नहीं मिल सकता है। उसी तरीके से पीसीआर का जो ओल्ड सीआरपीसी में कोई भी गुने में अगर अरेस्ट करे तो पहले 15 दिन में पीसीआर लेने का कानून था, और पहले 15 दिन ही पीसीआर मिलता था। और मौका और यूएपीए ऐसे कैदों में टोटल 30 दिन का पीसीआर फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट से ले सकते थे। अब उसमें उन्होंने अमेंडमेंट करके ऐसा लाया गया है
कि जो केस में 60 दिन की शिक्षा है, चार्जशीट आना चाहिए जिसमें 7 साल की शिक्षा है, तो उसमें पहले 40 दिन पुलिस कभी भी पीसीआर मांग सकती है। और उसी तरीके से ऐसे केस जिसमें 10 साल या 10 साल से ज़्यादा या जन्म टेप या फांसी की सज़ा है, उसमें पहले 15 दिन पीसीआर ले सकते थे। अब जो है पहले 60 दिन में कभी भी पुलिस पीसीआर मांग सकती है, जिससे क्या होगा कि एक बार पुलिस उसको एमसीआर कर दी, फिर पुलिस का मन चाहेगा कि फिर पीसीआर ले लो, तो फिर पीसीआर ले लेंगे। तो ये भी कानून का पुलिस दुरुपयोग कर सकती है और पुलिस कस्टडी के जो केसेस है वो बहुत केसेस देश में बढ़ सकते हैं और अननेसेसरी लोगों को इसकी तकलीफ हो सकती है, इसलिए इसका भी जो है विरोध हो रहा है। और ओल्ड सीआरपीसी में 156(3) एक सेक्शन था जिसमें अगर पुलिस कोई केस लेने से डिनाई करती तो उसके वरिष्ठ अधिकारी यानी एसपी के पास कापी देने के बाद जो है कोर्ट में 156(3) के तहत प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल कर सकते थे। मगर पहले के सीआरपीसी में जो अपोनेंट साइड है उसको हियरिंग का चांसेस नहीं थे, मगर अभी जो नई ये जो नया एक्ट आया है उसमें 156 की कार्रवाई 156 का जो पहले था वो 175(3) हो गया है। तो 175(3) में अपोनेंट साइड को यानी अक्यूज साइड को भी अपनी पक्ष रखने की छूट दी गई है और कोई भी कायदा जो होता है उसका माइनस और प्लस पॉइंट दोनों भी होते हैं। नए एक्ट्स में बहुत सारे नुकसान है जिसका एजिटेशन पूरे देश में चल रहा है, उसी तरीके से कुछ फ़ायदे भी है, जैसा कि ये 156(3) में पहले अब ये जो 175(3) है उसमें अपोनेंट साइड को बोलने का कोई चांस ही नहीं था और जिसकी वजह से केस कंप्लेनेंट का स्ट्रांग रहो, खराब रहो, सच्चा रहो, झूठा रहो, उसके फेवर में आर्डर हो जाता था। मगर अब जो है अगर ये फैसिलिटी देने की वजह से अपोनेंट साइड भी आ सकती, अपना बाजू मार सकती, बाजू मारने के बाद जो भी फैसला होगा वो निष्पक्ष न्याय मिलने की ऐसी संभावना है। उसी तरीके से मॉब लीचिंग के लिए भी एक स्पेसिफिक सेक्शन 103 सब क्लास 2 नई जो है BNS में तरतूब दी गई है। देश में गए 5-10 सालों से मॉब लीचिंग बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और छोटे छोटे रीजन्स के ऊपर से मॉब लीचिंग करके किसी की भी जान ले लेता है मासूम की। तो अब ये भी 103 के तहत उसको भी कवर कर दिया गया है, तो ये उसका पॉजिटिव पॉइंट है। मगर इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है कि लॉ डे बाय डे डेवलप होता है और 1947 के बाद अभी जो अपना एक्ट थे ये 3 पुराने वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए थे। अब फिर ये नए सिरे से ये जो कायदा है उसको डेवलप होने के लिए और कौन सा भी कायदा लेजिस्लेचर बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, मगर उसका डेवलपमेंट जुडिशरी और एडवोकेट्स करते हैं। तो अभी ये प्रोसेस में से जाके पूरा लॉ डेवलप होने के लिए कम से कम ये 25 साल तो लगेंगे। फिर जो ग्रामीण भाग से वकील आते हैं, वकील लोग आते हैं, वो मराठी मीडियम से पढ़े हुए रहते हैं और जो सिलेबस पढ़ के आते उसमें भी वो परफेक्ट नहीं हो पाते। तो अब ये तो सिलेबस में जो नहीं था वो एडिशनल आ गया है, तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए तकलीफ़ की बात है। और जब तक वकील परफेक्ट नहीं है कोर्ट जज न्याय नहीं दे सकता, और जब कोर्ट और वकील जब तक परफेक्ट नहीं होंगे जब तक अच्छी तरीके से न्याय नहीं मिलता है। तो अब कुछ माइनस पॉइंट है, कुछ प्लस पॉइंट है और एक दो जो मैंने माइनस पॉइंट बताया जिसका एजिटेशन हो रहा था, अगर ये 2-3 को डिलीट कर दिए या उसमें कोई सुधार न कर दिए तो बाकी सब एक्ट अच्छे है। और अच्छे क्या है, पुराने इसकी ज़ेरॉक्स कॉपी है। और इसमें और एक BNS में निग्लिजेंस के ऊपर एक चैप्टर था, निग्लिजेंस फ्रॉम द डॉक्टर, तो उसको 2 साल की सज़ा थी।
2 साल की सज़ा और बेलेबल ऑफेंस। और अगर निग्लिजेंस कोई चालक से हो जाए, ड्राइवर से हो जाए, तो उसके लिए 10 साल की तरतूत रख दिए थे। तो अभी उसके बहुत ज़्यादा देश में त्वरित आंदोलन वगैरह हुए, तो उसको अभी कीप इन अबेंस रखे, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिए। तो एक जगह निग्लिजेंस अगर डॉक्टर करा तो उसको 2 साल की सज़ा, एक जगह निग्लिजेंस ड्राइवर करा तो उसको 10 साल की सज़ा। ये डिस्क्रिमिनेशन इन द लॉ था, इसलिए उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं करे। अभी इम्प्लीमेंट करने के बाद देखेंगे कि वो भी क्या होता है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या ये लॉ अगर यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है तो क्या ये पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा? अभी ये जो मैंने आपको जो बताया, जो घातक इसमें जो सेक्शंस है, अगर वो सेक्शंस को डिलीट कर लिए तो मैं जैसा बोला कि एक कॉइन के कोई अच्छी 2 साइड होती है, एक अच्छी और एक बुरी। तो ये जो बुरी साइड में जो बताया, अगर उसको अमेंड करके या डिलीट करके ऐड करके कुछ उसमें से नॉर्मलाइज करे तो बाकी कहता वेल एंड गुड है। जी बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस 3 लॉ के बारे में हमारे व्यूवर्स को और हमें समझाया।